हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 161 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपको कम टाइम में कराया जाएगा। दोस्तों, आप अगर सीरियस हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कापी लेकर बैठ जाइए और 20 नंबर तक वो कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए और अपने आप को जानिए, पहचानिए कि आप कितना क्वेश्चन इसमें से कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 106 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई धन विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका विनिश्चय अंतिम होगा। यदि प्रश्न यह उठता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय मतलब इसका निश्चय कौन करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति का विनिश्चय, ऑप्शन 2 है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का विनिश्चय, ऑप्शन 3 है भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का विनिश्चय, ऑप्शन 4 है लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 सही हो जाएगा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि जो कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, वही निश्चय करते हैं कि यह विधेयक क्या है, वित्त विधेयक है या धन विधेयक है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका 4 सही हो जाएगा कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका विनिश्चय अंतिम होगा। इसका विनिश्चय अंतिम कौन करता है, निश्चय कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन 4 सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, 107 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है लोकसभा को, ऑप्शन 2 है राज्यसभा को, ऑप्शन 3 है राज्य विधानसभा को, ऑप्शन 4 है राज्य विधान परिषद को। तो दोस्तों, आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, राज्य विधान परिषद को। आपको मालूम होगा कि पूरे भारत में 6 ही हैं जो राज्य विधान परिषद है, शायद 6 हैं, तो यही है इस समय। और अगर इधर बड़े होंगे तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन 6 ही हैं, ठीक है। तो 6 विधान परिषद है, जैसे यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, तो इस तरह यहाँ पे विधान परिषद हैं और हर स्टेट में ये नहीं है, हर स्टेट में ये सुविधा नहीं है। तो कुछ स्टेट में ही है, 6 स्टेटों में है कि वहाँ पे क्या है, राज्य विधान परिषद है। और इन राज्य विधान जो परिषद होते हैं इसका निर्माण किया जा सकता है, मतलब कोई अगर स्टेट लागू करना चाहे तो अपने यहाँ लागू कर सकता है, लेकिन हर स्टेट करता नहीं है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा है, उसी तरह इसका भी काम होता है। जो विधान परिषद होता है उसका हम तुलना राज्यसभा से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो विधानसभा होता है उसकी तुलना हम लोकसभा से कर लेंगे, तो वो मतलब उसी के इर्द गिर्द होता है दोनों का कार्य। बस वो ये अंतर होता है कि वो स्टेट लेवल का होता है और जो लोकसभा और राज्यसभा है वो केंद्र लेवल का होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो वो है राज्य विधान परिषद। ऑप्शन आपका 107 का जो हो जाएगा 4 सही हो जाएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन, भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन 1 है 400, ऑप्शन 2 रहना चाहिए 450, ऑप्शन 3 है 500 और ऑप्शन 4 है 550। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 सही हो जाएगा, अधिकतम 500, ठीक है। 108 का आंसर 3 है, वैसे तो 500 है, ये याद रखिएगा 500, 3 उन पे मत जाइएगा, 500, ठीक है। भारत में विधानसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम 500 हो सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, 109 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक विधानसभा, यहाँ आपको देखेंगे कि विधानसभा की बात हो रही है, लोकसभा की बात नहीं हो रही। धन विधेयक को विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन 1 है विधानसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो किसके अनुमति से किया जाएगा दोस्तों, तो आंसर आपका 3 सही हो जाएगा।
राज्यपाल की अनुमति से। ठीक है, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो वह किया जाता है राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। अगर यही आपका मतलब केंद्र में पूछा जाए तो वो राष्ट्रपति हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति से ही जो है लोकसभा में लाया जाता है, और धन विधेयक को जो केंद्र की बात कर रहे हैं, धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा उसको पास करता है, और जो राज्यसभा है उसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है, धन विधेयक को। आगे चलते हैं दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन, 110 का क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य परिषद का कार्य नहीं है। निम्न में से जो राज्य परिषद होती है उसका कार्य नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है शासन की नीति का निर्धारण, ऑप्शन 2 है उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श देना, बजट निर्माण, ऑप्शन 4 है बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण परामर्श। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। 4 उसका कार्य नहीं है। जो राज्य मंत्रिपरिषद होते हैं, जो भी मतलब मंत्रिपरिषद जो विधायक होते हैं वो राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। उसमें जैसे कैबिनेट होता है उसी प्रकार से मंत्रिपरिषद होता है, राज्य मंत्रिपरिषद। तो उसका क्या है, नीतियों का निर्धारण करना, शासन की जो नीतियाँ हैं उनका निर्धारण करना काम है। अगर कोई उच्च पद पे किसी की नियुक्ति होती है तो जो राज्यपाल होते हैं उससे विचार विमर्श किया जाता है। बजट उन्हीं के द्वारा, मतलब उन्हीं में से मिलकर कोई एक लाएगा बजट, तो उसमें भी वो कार्य करते हैं। लेकिन जो बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण एवं परामर्श, उनका ये नहीं है। ये कहीं ना कहीं किसी और का कार्य है, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, तो उसका भी काम है कि चुनाव से संबंधित बहुत सी चीज़ें देखना, और कुछ चीज़ें हैं राज्यपाल से संबंधित हो जाती है कि राज्यपाल क्या करेगा, निर्देश जारी देगा, तो वो हो जाएगा। तो आंसर आपका 4 सही होता है कि निम्न में से राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है, तो बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण एवं परामर्श, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 111। दोस्तों आज टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा सा धैर्य बनाइए रहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन है तो टाइमिंग लगेगा। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये आंसर हम इसलिए जल्दी से बता दिए हैं कि इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे। आगे चलते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 3 है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 4 है गवर्नर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 सही हो जाएगा, गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ऑप्शन 4 सही है। आगे चलते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन 1 है विरोधी दल का नेता, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष। तो कौन होता है विरोधी दल, अरे राज्य विधानसभा का नेता? तो वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को ही नेता चुना जाता है, मतलब जिसको नेता चुना जाता है विधानसभा में वही क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो ऑप्शन 2 आपका सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, 114 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य विधान परिषद का गठन होता है। ऑप्शन आपका 114 है, तो राज्य विधान परिषद का गठन होता है, कैसे होता है ये बताना है। ऑप्शन 1 है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, ऑप्शन 2 है निर्वाचन मंडल द्वारा, ऑप्शन 3 है मुख्यमंत्री के मनोनयन द्वारा, ऑप्शन 4 है संसद के सदस्यों द्वारा। तो कैसे होता है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, निर्वाचन मंडल द्वारा। 114 का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, निर्वाचन मंडल द्वारा, ऑप्शन 2 सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 है ओडिशा, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया है? तो वह है महाराष्ट्र। दोस्तों जो राजस्थान है वहाँ पे पहली बार जो है पंचायत से संबंधित नागौर जिला में हुआ था, तो वो पंचायत से संबंधित है, तो वहाँ पे आप पंचायत चुनाव से संबंधित कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, 116 नंबर क्वेश्चन, ओम वुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? ओम वुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई ये बताना है। ऑप्शन 1 है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 2 है नॉर्वे में, ऑप्शन 3 है फिनलैंड में, ऑप्शन 4 है स्वीडन में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 116 का?
116 का 4 सही हो जाएगा, तो स्वीडन में। ठीक है, ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? तो स्वीडन में स्थापित की गई थी। इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, 117 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है प्रशासनिक अभिकरण से, ऑप्शन 2 है लोकपाल एवं लोकायुक्त से, ऑप्शन 3 है लोक सेवा आयोग से, ऑप्शन 4 है CBI से। तो किससे संबंधित है? तो आंसर 3 सही हो जाएगा दोस्त, लोक सेवा आयोग से। ओम्बुड्समैन की अवधारणा लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ऑप्शन आपका 3 सही है। आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से व्यक्त समावेशी करती है, किसकी रचना है? ठीक है, किसके द्वारा रची गई है ये बताना है आपको। जो ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट एक पुस्तक है जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से अभिव्यक्त करती है, विस्तार से उसके बारे में बताती है। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स द्वारा, ऑप्शन 2 है लेनिन द्वारा, ऑप्शन 3 है प्रोधा द्वारा, ऑप्शन 4 है एंजिल्स द्वारा। तो दोस्तों ये आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो गए तो इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे, एंजिल्स द्वारा। ठीक है, इसमें जब हिस्ट्री से जब आप एमए करते हैं तो उसमें ये पुस्तक पढ़ना पड़ता है, पेपर भी रहता है मॉडर्न हिस्ट्री से अगर कोई होता है तो एंजिल्स द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर कैसे अंकुश लगा सकती है? जो न्यायपालिका है हमारी वो प्रशासन की निरंकुशता पर कैसे अंकुश लगा सकती है ये बताना है। ऑप्शन 1 है सरकार के विरुद्ध अभियोग द्वारा, ऑप्शन 2 है मंत्रिमंडल में परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति को अपदस्थ कर, ऑप्शन 4 है लोकपाल के माध्यम से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 सही हो जाएगा, लोकपाल के माध्यम से। न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर कैसे अंकुश लगा सकती है? तो आंसर हो जाएगा लोकपाल के माध्यम से। आगे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन है। भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन 1 है उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। ऑप्शन 2 है वह अपने कर्तव्यों का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। ऑप्शन 3 है उसका एक निश्चित कार्यकाल होगा। ऑप्शन 4 है भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिन्हें उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त हो। मतलब उसकी योग्यता इतना हो कि वह उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता हो। तो ऐसे व्यक्ति ही क्या बनेगा? महान्यायवादी बनेगा। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपका 120 का आंसर 4 है कि भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो वो 4 है कि भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे बोला जाता है, नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने के लिए योग्यता प्राप्त हो। ऑप्शन 4 आपका सही है। 121 नंबर देखते हैं। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वो कौन है? फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वो कौन है ये बताना है। गालिस्टर पार्टी, साम्य पार्टी, रेडिकल पार्टी, ऑप्शन 4 है समाजवादी पार्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा, रेडिकल पार्टी। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है वो कौन है? तो रेडिकल पार्टी है। ऑप्शन 3 सही है। आगे चलते हैं 122 नंबर देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है? जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 2, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 3,
ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 4 और अगला है अनुच्छेद 5। तो कौन सा हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 122 का जो आंसर हो जाएगा वह 2 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 3। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है? तो वो है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 है जो भारत में संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का भी उपयोग करता है, इसी के माध्यम से किया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 3। आगे चलते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में क्या संघीय सरकार है? तो है, सही बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार है? तो हाँ, सही है। ठीक है। फ्रांस में एकात्मक सरकार है? तो हाँ है। कनाडा में एकात्मक सरकार है? तो दोस्तों ये गलत है, तो अर्थात ये हमारा सही है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही मिलान है, ए भी सही मिलान है, ए बी और ए बी तीनों मिलान है। आपको मालूम होगा कि संघ की जो लिया गया है वो कनाडा से ही लिया गया है। हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था ली गई है वो कनाडा से ही जुड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे एकात्मक दिया है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या है आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 124 नंबर। 124 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? निम्न में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन 1 है एकल नागरिकता, ऑप्शन 2 है कमजोर न्यायपालिका, ऑप्शन 3 है लचीला संविधान, ऑप्शन 4 है संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। दोस्तों हमें एक सूचना है वो बता देना चाहता हूं कि केवीएस का जो अगर आप फार्म भरे होंगे टीजीटी, पीजीटी या प्राइमरी की, पीआरटी की, तो उसका संशोधन डेट है, शायद आज से खुल गया है, 6 तारीख है, तो आज से आप उसको संशोधित कर सकते हैं 8 तक। तो आप देर ना करते हुए अगर आपसे कोई भी त्रुटि हुई है तो प्लीज़ उसको क्या करें, संशोधित कर लें। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, शायद वो संशोधित नहीं होगा, अन्यथा हर चीज़ आप संशोधित कर सकते हैं अगर किसी चीज़ में त्रुटि हो गई है तो आप उसको देख लीजिए। आप में कुछ भी गड़बड़ी है तो उसको संशोधित करने के लिए पोर्टल दोबारा खुल गया है, 1-2 दिन तक ही रहेगा, आप प्लीज़ उसको कर लीजिए, कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। आप एक बार अगर भरे होंगे तो आप ज़रूर उसको रिमार्क कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हुई है, एक बार करने में जाता क्या है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर फार्म को देख लीजिए, कोई गलती है तो उसमें सुधार कर लीजिए, क्योंकि जब आप केवीएस का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस समय बहुत सावधानी से चेक होता है, तो इसलिए आप लोग अभी ध्यान दे दीजिए, यही हम आपसे विनती करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का उपयोग कौन करता है? क्वेश्चन 125 है, आखिरी क्वेश्चन है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का उपयोग कौन करता है? ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 है मंत्रिमंडल, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति और ऑप्शन 4 है गवर्नर। तो संघ की बात हो रही है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात हो रही है, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी जो नियंत्रण का प्रयोग करता है और राष्ट्रपति करता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्त अगर आप वीडियो के अंत तक आ चुके हैं और हमारी बातों को सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आप हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं, इसलिए आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।